बातचीत के इस हिस्से में हम आर्थिक नियोजन के विशेषताओं का वर्णन करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सज्जन पोसवाल और ये जो हमारी बातचीत है ये केवल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि उन सब विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो किसी न किसी तरह से कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि इसका संबंध आज़ादी के बाद की उन आर्थिक योजनाओं से है जो भारत में तमाम तरह के आर्थिक विकास और ढांचागत व्यवस्था का आधार रही हैं। हमने पढ़ा और समझा कि किस तरह से नियोजन के अपने कुछ लक्ष्य थे, नियोजन को अपनाने के कुछ कारण थे और अब हम ये देखेंगे कि इस नियोजन की जो प्रक्रिया थी और जो व्यवस्था थी इसकी क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं निर्देशात्मक आर्थिक आयोजन यानी कि इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग। समाजवादी देशों की तरह हमारे यहाँ अनिवार्यता का लक्षण नहीं रखा गया बल्कि उन अनेक क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे जिन पर सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कृषि निजी क्षेत्र में रखा गया था लेकिन सरकार ने सिंचाई, खाद, बीज, मूल्य नियंत्रण आदि में अपना लगातार हस्तक्षेप रखा जिसका लक्ष्य था जनहित में, किसान हित में आर्थिक प्रगति जो न केवल राज्य की प्रगति का द्योतक थी बल्कि राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए एक प्रगतिशील कदम था। इस तरह से निर्देशात्मक आर्थिक नियोजन के अंतर्गत राज्य के कोई निश्चित खांचा निर्धारित नहीं किया गया बल्कि जो निजी क्षेत्र के विषय थे उनमें भी सरकार हस्तक्षेप करके एक सकारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक प्रगति के लिए निर्णय ले सकती थी। दूसरी जो विशेषता रही हमारे यहाँ नियोजन की वह थी व्यापकता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इतनी व्यापक कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। ये जो हमारी नियोजन की पद्धति थी यह पश्चिमी पूंजीवादी योजनाओं की तरह आंशिक न होकर इसका दायरा समाजवादी देशों की तरह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समेटे हुए था। इसमें उत्पादन के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, विनिर्माण, उद्योग, बिजली, परिवहन आदि के लिए लगातार लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनका पीछा भी किया गया। एक और विशेषता थी हमारे नियोजन की वह थी भौतिक नियोजन यानी कि फिजिकल प्लानिंग। आयोजन दो प्रकार का होता है, भौतिक और वित्तीय। भौतिक जो आयोजन है या नियोजन है उसमें वास्तविक साधनों को जुटाकर उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जबकि वित्तीय आयोजन में साधनों का अनुमान लगाकर निवेश के लिए साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। वैसे दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन महलानोबिस जो हमारे बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, बड़े योजनाकार हुए हैं पंचवर्षीय योजनाओं के, उन्होंने भौतिक आयोजन पर ज़्यादा जोर दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि निवेश तकनीकी रूप से उपयुक्त हो तो साधन यानी कि बचत कहीं ना कहीं से प्राप्त हो ही जाएगी। वित्तीय आयोजन पर ध्यान नहीं दिए जाने से साधनों की कमी हो गई और निवेश योजनाओं को लागू करने के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भरता बढ़ती गई जिससे
स्फीतिकारी शक्तियाँ पैदा हुई। स्फीतिकारी यानी कि जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। तो इस तरह से ये जो एस्पेक्ट था यह थोड़ा कमज़ोर, या हम यूँ कहें कि यह वित्तीय आयोजन की एक खामी थी। लेकिन इसके बावजूद आर्थिक नियोजन के रास्ते पर भारत सरकार की जो प्रगति थी वह जारी रही। और एक और अन्य जो विशेषता थी हमारे नियोजन की वह थी सामाजिक आयोजन। यानी कि जो भारतीय आयोजन था वह केवल आर्थिक आयाम तक, आर्थिक पक्ष तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक आयोजन या नियोजन भी था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, औद्योगिकरण, जोतों की नीची सीमाबंदी, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता के प्रसार आदि जिन चीज़ों पर जोर दिया गया था उनका संबंध समाज से भी था। जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता दर बढ़ाने, शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने के जो लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित किए गए थे, उनसे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो नियोजन है वह आर्थिक नियोजन न होकर एक सामाजिक नियोजन भी था। यह बात दूसरी है कि भूस्वामियों और पूंजीपतियों के प्रभाव के कारण तथा राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव में निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ से हमने आज़ादी के बाद आर्थिक यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा में आर्थिक नियोजन का जो लक्ष्य था वह एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें न केवल आर्थिक प्रगति हो, आर्थिक विकास हो, हिंदुस्तान की जो उपनिवेशीवादी जड़वादी अर्थव्यवस्था थी उससे मुक्त होकर आधुनिकीकरण की दिशा में, आत्मनिर्भरता की दिशा में, आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ा जाए, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी उन तमाम असमानताओं को समाप्त करने की कोशिश की गई जिनकी जड़ें आर्थिक व्यवस्था में विद्यमान थी। इस प्रकार हिंदुस्तान में आज़ादी के तुरंत बाद जिस अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए जो पहली ज़रूरत थी वह नियोजन की थी। और तत्कालीन परिस्थितियों में इसीलिए हमारे शासकों ने, हमारे नायकों ने आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया। ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिन पर हमने यहाँ प्रकाश डाला।